आईपीएल 2026 की दो सबसे बोरिंग टीमें जिसको आप कह सकते हैं लखनऊ और कोलकाता की, जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ इसी सीजन का दूसरा मुकाबला खेलने उतरेंगी। और जो पहला मुकाबला खेली थी दोनों टीमों ने, वो मुकाबला हालांकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ था, जहां पर एक बार लग रहा था कि केकेआर की जो टीम थी बड़ी आसानी से मैच को जीत जाएगी, लेकिन लास्ट में आकर के मुकुल चौधरी ने एक कमाल की इनिंग खेली 54 रन की और एक हारे हुए मैच को लखनऊ को जिता दिया। तो भले ही ये दोनों टीमें कहने को तो बोरिंग टीमें हैं, एक है नंबर 9 पर, एक है नंबर 10 पर पॉइंट्स टेबल में, 7-7 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं, लेकिन उसमें लखनऊ की बात करें तो केवल 2 मुकाबले जीती है, वहीं पर केकेआर की बात करें तो केवल 1 मुकाबला जीती है। लेकिन केकेआर के पास जो एडवांटेज आ रहा है वो ये कि पिछला मुकाबला ही ये टीम जीती थी, वो भी राजस्थान जैसी टीम को हरा करके। वहीं पर लखनऊ के लिए काफी बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस हैं कि जहां पर इन्होंने हराया तो था केकेआर को पिछले वाले मैच में, और बड़ी आसानी से नहीं लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद हराया था, लेकिन उसके बाद की 4 लगातार मैच से ये टीम हार करके आई है और बहुत ही बुरी तरह से, जबकि इनके पास एक बहुत ही कमाल की बॉलिंग अटैक है। और एक्चुअली दोनों टीमों की जो सबसे बड़ी कमजोरियां रही हैं वो इनकी बैटिंग ही रही है। तो 26 अप्रैल के इस मैच में जो शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, हालांकि यहाँ पर 37वां मैच लिखा है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, 38वां मैच है, और मैदान होगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का। वो मुकाबला जहां पर हमने लास्ट वाले मैच में लिटरली ऐसी बाउंस होती हुई देखी है पिच के ऊपर की, याद आ गया मुझे वाका का मैदान या पर्थ का मैदान जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और एक्चुअली जो तीनों मुकाबले इस सीजन में इस मैदान पर खेले गए हैं, एक्चुअली लखनऊ के अंदर 3 तरीके की पिचेस होती हैं, या आपको मैं हमेशा बताता हूं, एक ब्लैक सॉइल की, एक रेड सॉइल की और एक मिक्स सॉइल की। और लेकिन अभी तक के जो तीनों मुकाबले खेले गए हैं उसमें से ब्लैक सॉइल का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। अभी जो पहला मुकाबला हुआ था, जो आखिरी मुकाबला हुआ था, वो रेड सॉइल की पिच पर हुआ था, लेकिन जो ये बीच में मुकाबला देख रहे हैं एलएसजी और जीटी का, ये मिक्स सॉइल की पिच पर हुआ था। लेकिन इन तीनों मैचेस में जो एक चीज हमने कॉमनली देखी है वो है मिडिल ओवर्स की बैटिंग, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं रही है किसी भी बैटर के लिए। जैसे ही गेंद 8 ओवर 9 ओवर या 10 ओवर के बाद पुरानी होती है, वैसे ही यहां पर फंस करके बल्ले पर आना शुरू होती है। बस एक यहां पर फैक्टर बन सकता है, वो ये कि अगर सेकेंड इनिंग के अंदर ओस आ जाए, जिसके चांसेस लगभग खत्म हो चुके हैं, अगर ओस आएगी तब तो थोड़े बहुत चांसेस किसी भी टीम के लिए सेकंड बैटिंग करते हुए स्कोर को चेस करके मैच को जीतने का बनेगा, वरना यहां पर कोई चांस बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ओस के चांसेस जो भी होंगे वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये देखना कि क्या पहली बार काली मिट्टी की पिच आज के इस मैच में यूज होगी, या फिर वहीं पर मिक्स सॉइल, या इवन अगर देखें तो रेड सॉइल की ही पिच यूज होगी, जहां पर लास्ट वाले मैच में हमने कमाल का बाउंस भी होता देखा, जहां पर मोहसिन खान की गेंदें तो लग रही थी कि उसको पकड़ना ही ऋषभ पंत के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, उछल उछल कर पकड़ रहे थे। आरआर की जो इनिंग थी उसमें, जहां पर पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में अगर आप देखें तो 3-3 विकेटें गिरी हैं। और लाल मिट्टी की जो पिच यहां पर यूज हुई है, वहां पर एक्चुअल में अगर आप देखें तो नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी हेल्प मिली है। पहले मैच में भी दोनों इनिंग्स में मिला करके पावर प्ले में 6 विकेटें गिरी हैं, और लास्ट वाले मैच में भी। और जब मिक्स सॉइल की पिच मिली थी तो वहां पर मिडिल ओवर में जाकर के बैटिंग करना मुश्किल हुआ था, लेकिन पावर प्ले में बैटिंग करना सबसे आसान था। और अगर काली मिट्टी की पिच मिल गई तो वहां पर भी मिडिल ओवर्स में दिक्कत होनी ही वाली है, जैसा ड्राई वेदर फिलहाल बना हुआ है। लेकिन नई गेंद से क्या वहां पर हेल्प होगी, वो तो ग्रास की लेयरिंग कितनी पिच के ऊपर होगी उसको देखने के बाद पता चलेगा। तो स्कोरिंग पैटर्न तो आप वैसे ही देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े स्कोर इस मैदान पर बन नहीं पा रहे, लेकिन ओस आती है तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हो जाएगा, वरना यहां पर वो सेकंड इनिंग में कोई भी स्कोर चेज कर पाना मुश्किल होगा, जो कि पिछले मैच में हुआ भी। बाकी जो पिछले 11 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, वहां पर रिजल्ट्स बिल्कुल अलग हैं। 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, 31 विकेटें स्पिन को, 89 विकेटें पेसर्स को मिली है, जिसमें से ज्यादातर विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही हैं, लगभग 70%। तो काफी हद तक ये एक अंदाजा इस सभी मैचेस के स्कोर कार्ड को देख करके ही आपको लगाना है, इन रिजल्ट्स पर आपको जाना नहीं है। यहाँ पर पेसर्स काफी हद तक डोमिनेट कर रहे हैं अभी तक के तीनों मैच में, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है जो कि अभी तक कोई ब्लैक सॉइल की पिच यूज नहीं की गई है, और अगर वो पिच यूज होती है तो स्पिनर्स भी यहाँ पर गेम में आएंगे, वरना बाकी जो दोनों पिचेस उस पर किस तरीके की स्कोरिंग हुई है, पावर प्ले में क्या हेल्प मिली है तेज गेंदबाजों को, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है। तो जो भी पिच को लेकर के फाइनल इन्फॉर्मेशन होगी टॉस के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, और वहीं पर ये भी बता दूंगा कि मेरी अपनी फाइनल टीम क्या बन पा रही है। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक है, जाइए क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। और फिलहाल आइए देखते हैं लखनऊ की टीम का जो प्रोबेबल लाइनअप बन सकता है आज के इस मैच का, जिसमें आपको 12 प्लेयर दिखाई पड़ेंगे। आपको पता ही होगा कि एक तो प्लेयर आता है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सब्स्टिट्यूट होकर के, जो कि प्रिंस यादव लास्ट वाले मैच में आए थे, और वो आए थे वहां पर हिम्मत सिंह की जगह पर, जो कि लोअर ऑर्डर बैटर है। बाकी इनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन अब बदल चुकी है, देखना है कि आज के इस मैच में इसको ये लोग कंटिन्यू करते हैं या नहीं। आयुष बदोनी और मिचेल मार्श पिछले 2 मैच से ओपन कर रहे हैं, बाकी ऋषभ पंत है, मार्करम है, पूरन है, मुकुल चौधरी हैं। और मुकुल चौधरी का आपको मैं बता चुका हूं कि केकेआर के खिलाफ जो पिछला मैच हुआ था उसमें ये हीरो रहे थे अपने इस टीम के जीत के, लेकिन उसी मैच में आयुष बदोनी ने भी काफी शानदार एक 54 रन की पारी खेली थी। बॉलिंग थोड़ी सी इनकी उतनी बेहतर हो नहीं पाए थे, लेकिन वो बॉलिंग कोलकाता की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग हुई थी, वो आगे आप जल करके देखेंगे। लेकिन बाकी जो बेंच है आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच
मैच में इन लोगों ने करी थी जहां पर मयंक यादव को पहली बार मौका मिला, लेकिन कुछ खास असर ये छोड़ नहीं पाया मैच के ऊपर। एक्चुअल में बॉलिंग जो बढ़िया करी थी मोहसिन खान ने, प्रिंस यादव ने और मोहम्मद शमी ने, ये तीनों तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे। स्पिन इस टीम का कोई मजबूत पक्ष है नहीं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप लखनऊ के प्लेयर्स का देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को रोक करके आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा रीसेंट फॉर्म के, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चूंकि रीसेंट फॉर्म की बात हो रही है तो 7 मुकाबले इस टीम ने खेले हैं इस सीजन में, उसमें से 2 ही मुकाबले केवल ये टीम जीती थी बैक टू बैक बीच में, उसके बाद के चारों मुकाबले इस टूर्नामेंट के अंदर हारी है। और जो आपको मैं ये भी बता चुका हूं ना कि लखनऊ की टीम 7 में से अपने 2 ही मुकाबले जीती है, बाकी सारे 5 मुकाबले ये टीम हारी है, और उसमें से 4 मुकाबले तो बैक टू बैक हारी है। और जो परफॉर्मेंसेस रही है मिचेल मार्श की, तो निश्चित तौर पर बैटिंग से रन तो बना करके दे रहे, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका एक बड़ा कंसर्न रहा है। रन तो इनसे बिल्कुल भी फ्री फ्लो वाले रन बनते दिखाई पड़े नहीं है। बाकी आयुष बदौनी पिछले 2 मैचों से ओपन करते हुए 0 और 35 की पारी खेली है, बाकी उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में रहे थे। बाकी ये 54 की पारी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन्होंने इसी सीजन में केकेआर के ही खिलाफ खेली थी। बाकी ऋषभ पंत जो कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे पूरे टूर्नामेंट के अंदर, केवल ये एक 68 नंबर की पारी आई थी, इसमें भी ये काफ़ी धीमी बैटिंग करते दिखाई पड़े थे। हालांकि जरूरत भी थी टीम को संभाल करके खेलने की, 43 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रस्टी दिखाई पड़े थे पूरी इनिंग के दौरान। एक्चुअली केवल ये एक ऐसा मैच रहा है जहां पर फ्री फ्लो रन बनाते दिखाई पड़े। 43 रन की पारी जो इन्होंने खेली थी सेकंड लास्ट मैच में, हालांकि उस मैच में भी इनकी टीम हार गई थी पंजाब के खिलाफ एक मैसिव स्कोर को चेस करते हुए, जो 250 प्लस का था। उसके बावजूद इस टीम ने 200 प्लस का स्कोर बनाया था। बाकी मार्करम ये फॉर्म में तो रहे पूरे सीजन के दौरान, लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। पिछले मैच बिना खाता खोले आउट हो गए। बाकी पूरन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े हैं। हिम्मत सिंह भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। मुकुल चौधरी को केवल एक अच्छा मैच तो केकेआर के खिलाफ गया ही था, उसके बाद भी इन्होंने लोअर ऑर्डर में आकर के ठीक ठाक रन बना रखे हैं, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में ये तो बिल्कुल भी हमारे आते नहीं। लेकिन जो बॉलिंग इनकी है, चाहे वो मोहम्मद शमी की हो, चाहे प्रिंस यादव की हो, चाहे मोहसिन खान की हो, ये कमाल करते दिखाई पड़े पूरे टूर्नामेंट के अंदर जब भी इन लोगों को मौका मिला है। और खास करके जब लाल मिट्टी की पिच मिल जाती है तब तो ये बिल्कुल ही खतरनाक बॉलर बन जाते हैं। तो इन तीनों को लेकर के तो कोई डाउट वैसे भी नहीं बनता। हालांकि मैं तो ये भी कहूँगा कि काली मिट्टी की भी पिच हो, तो इवन मिक्स सॉइल की भी पिच हो, तो भी ये तीनों बहुत ही यूटिलिटी वाइज बेस्ट होंगे इस टीम की तरफ से। बाकी मोहसिन खान के बाद यहाँ पर मयंक यादव हैं, दिग्वेश सिंह हैं, अवेश खान है। अब इन तीनों में से कौन 2 खेलेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अवेश अगर आते हैं लाइनअप के अंदर तब तो आप समझ सकते हैं कि इनको लेके जाना है या नहीं। बाकी मयंक ही अगर खेलते हैं तो चूंकि इनके पास अच्छा खासा एक्स्ट्रा पेस है, तो काली मिट्टी की पिच हो गई तो वहाँ पर निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होंगे, चूंकि इनको मिडिल ओवर्स में ही बॉलिंग मिलती भी है। बाकी मणिमारन सिद्धार्थ भी हैं और बाकी भी जो प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर आप देख सकते हैं। लेकिन इन 3 परफेक्ट बॉलर्स के साथ साथ आपको एक बात तो निश्चित तौर पर समझ में आनी पड़ेगी कि मिचेल मार्श आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और इवन मार्करम भी। लेकिन इनके अलावा आयुष बदौनी, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन में से किसको आप लेकर के जाएं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा समझना। और उसी को समझने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और आएँ, सबसे पहले हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो मिचेल मार्श के आंकड़े तो बहुत ही खराब हैं जब भी ये खेलें केकेआर के खिलाफ। हालांकि बदौनी ये 34 के एवरेज रन बनाते रहे, ऋषभ पंत का बैटिंग एवरेज 23 से है अगर कोलकाता के खिलाफ की बात करें। मार्करम लेकिन काफ़ी अच्छा खेले हैं, इवन पूरन के नंबर्स भी काफ़ी शानदार हैं। मुकुल चौधरी का आपको मैं बता ही चुका हूं कि पिछले मैच में अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिताया था उन्होंने इसी टीम के खिलाफ। शमी के 16 मैच में 17 विकेटें हैं। बाकी प्रिंस यादव और मोहसिन खान के भी आंकड़े आपके सामने हैं। बॉलिंग में एंड्रिक नोरके और अवेश खान भी कोलकाता जैसी टीमों को परेशान काफ़ी करते रहे, चूँकि इनकी स्टाइल जो है बॉलिंग की हेड द डेक वो काफ़ी यूजफुल होती है। बाकी इसके बाद वेन्यू के भी नंबर्स अगर आप देखें तो इस मैदान पर तो मिचेल मार्श ने बढ़िया काम किया है, लेकिन बदौनी और पंत के आंकड़े थोड़े से एवरेज हैं। बदौनी का एक बात जो इंटरेस्टिंग रहता है वो सबसे बेहतर रहता यह है कि पहली इनिंग की बैटिंग जहां पर 32 के एवरेज रन बनाते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग में बैटिंग एवरेज केवल 12 का हो जाता है, उसको ध्यान रखने वाली बात है। बाकी मार्करम यहाँ पर भी ठीक ठाक खेल गए हैं। बाकी के नंबर्स अगर आप देखें बैटर्स के या बॉलर्स के तो थोड़े आपको एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो मेरा अपना डिसीजन फिलहाल बनता अभी तक दिखाई पड़ रहा है उसमें मैं तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बैटिंग हुई तो यहाँ पर आयुष बदौनी को, सेकंड इनिंग की बैटिंग हुई तो यहाँ पर मिचेल मार्श को पिक करूंगा। ऋषभ पंत मेरी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। मार्करम को लेकर के मुझे कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले पाएँ तो एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर निकोलस पूरन को, वरना इनका बैटिंग ऑर्डर भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस नंबर पर इनको बैटिंग कराया जाएगा। लखनऊ में तो इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी रही नहीं है। बाकी बॉलिंग में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शमी, मोहसिन और प्रिंस यादव ये 3 बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कब लाल मिट्टी की पिच होगी तभी। अगर काली मिट्टी की पिच हुई या मिक्स सॉइल की पिच हुई उसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि वो फ्रेश पिचेस हैं या यूज्ड पिचेस हैं। काली मिट्टी की पिच तो फ्रेश ही रहने वाली है, मिक्स सॉइल की पिच मिलेगी तो यूज्ड हो सकती है। उसके हिसाब से मैं तय कर पाऊंगा कि मयंक यादव
को लेके जाना है या नहीं, या इवन अवेश खान अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो उनको लेके जाना है या नहीं, जो कि आपको मैं टॉस के ही बात क्लियर कर पाऊंगा। तो उसके लिए जरूर एक्टिव रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए प्लेयर बैटल भी देखें तो ये जो पूरी की पूरी है लखनऊ की टीम, इनके खिलाफ जब सामने कोलकाता की बॉलिंग आती है तो ये जो मार्कर है मैं सुनील नारायण के 51 गेंद पर 47 रन बना करके एक बार आउट हुए, यानी कि नंबर्स तो भले आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, ये 47 रन बना के एक बार आउट हुए हैं, लेकिन रन इनसे बिल्कुल नहीं बने हैं। स्ट्राइक रेट लगभग टेस्ट जैसा है। वैभव अरोड़ा पर परेशान जरूर हुए हैं। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग तो इनकी एक कमजोरी है, ना सिर्फ इनकी बल्कि लखनऊ की टीम की ही। इवन मिचेल मार्श के खिलाफ भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग काम आती है, इनके खिलाफ बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी भी काम आती है। बाकी ऋषभ पंत को तो कोई भी आउट कर रहा है फिलहाल रिसेंट टाइम में। वरुण चक्रवर्ती की ये बनी है बेसिकली, और कैमरन ग्रीन भी इनको पहली गेंद पर एक बार आउट कर चुके हैं। और इसके बाद जो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके नंबर्स अगर आप देखने के लिए फिर से वापस आए उसी प्लेयर बैटल में, तो उसमें बचेंगे एक नाम यहाँ पर निकोलस पूरन, जहाँ पर वरुण चक्रवर्ती फिर से दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उनको डोमिनेट काफी हद तक किया है निकोलस पूरन ने, रन अच्छे खासे बना करके 2 बार आउट हुए हैं। नवदीप सैनी इनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। तो लखनऊ की टीम की क्या प्रॉपर वीकनेस है उनके बैटर्स की, और प्लस कैसे फॉर्म में है, नंबर्स कैसे हैं, उसको बेसिस पर कौन सा प्लेयर बेस्ट रहेगा, और कंडीशनली टॉस के बाद क्या डिसीजन हमको लेने पड़ेंगे वो तो मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन सेकंड टीम कोलकाता की बात करें, जहां पर अब टीम साइफर्ट पिछले 2 मैचों से ओपन तो कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे। रहाणे हैं, अंगक्रिस हैं, कैमरन ग्रीन है, रोमन पावेल, रिंकू सिंह भी अब फॉर्म में आ चुके हैं, और बाकी यहाँ पर रमनदीप सिंह भी हैं। अनुकूल रॉय तो लगातार खेल ही रहे हैं। सुनील नारायण काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती अब फॉर्म में आ चुके हैं। कार्तिक त्यागी ने कमाल की बॉलिंग करी है पिछले 3-4 मैचेस से। वैभव अरोड़ा हालांकि थोड़ा सा इनका फॉर्म डिप किया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बाकी बेंच आप देख सकते हैं, और इवन जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी जहां पर वैभव अरोड़ा 4 ओवर पूरे करेंगे, कार्तिक त्यागी पूरे 4 ओवर करेंगे, नरेन और चक्रवर्ती पूरे 4-4 ओवर करेंगे, तो ये चारों बॉलिंग ऑप्शन तो बेस्ट हैं। जिसमें कैमरन ग्रीन एक ऑलराउंडर के तौर पर, चूंकि बैटिंग भी टॉप ऑर्डर पर करेंगे तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। रमनदीप सिंह की वो यूटिलिटी वैसे भी नहीं है, एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर आप चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा। बाकी करियर के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसको वीडियो को रोक करके आपको देखना है, इसको मैं ज़्यादा कुछ पढ़ के सुनाने के फायदा है नहीं, लेकिन मैं चलूंगा रीसेंट फॉर्म की तरफ जरूर, जहां पर आपके सामने नंबर्स दिखाई पड़ेंगे कि टीम साइफर्ट, रहाणे, अंगक्रिस और ये तीनों पिछले मैच में फेल हुए थे। हालांकि उसके पहले टीम साइफर्ट कुछ खास कामयाब हुए भी नहीं थे पहले मैच में भी, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान आपको याद ही होगा कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फिलहाल इस सीजन में अभी तक नहीं चले। वहीं पर रहाणे की बात करें तो शुरुआत तो इनका काफ़ी अच्छा था टूर्नामेंट का। पिछले 2 मैचेस में पहली बिना खाता खोले आउट हो गए। रघुवंशी भी पिछले 2 मैचेस से बिल्कुल नहीं चले। कैमरन ग्रीन की बैटिंग जरूर थोड़ा थोड़ा फॉर्म गेन कर रही है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेटिंग का एक इशू बना हुआ है। बाकी रोमन पावेल ने ना रन थोड़े थोड़े बनाए हैं, 23, 27, 31 नाबाद, 39 नाबाद, लेकिन इनका इम्पैक्ट रहा है, ये चीज़ हमने देखा है। बाकी रिंकू सिंह भी पिछले मैच में अपनी एक टीम को लग रहा था जब हार जाएगी, तब एक अच्छी पारी खेल करके अपनी टीम को जिताया और फॉर्म में वापस आ गए। बाकी रमनदीप तो कुछ खास कर नहीं पाए हैं। अनुकूल रॉय पिछले 2 मैच में इनको बॉलिंग ही नहीं मिली है, हालांकि जब बॉलिंग मिल रही थी तब ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ कि ये एक आज के इस मैच में क्यों ट्रम्प रहेंगे, उसका रीजन एक तो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, प्लस सामने की टीम की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती है, तो ये एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी सुनील नारायण को और कार्तिक त्यागी को लेकर के कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। जैसा अगर हम देखें, कार्तिक त्यागी को इन्हें इंप्रेस किया है पूरी दुनिया को अपनी बॉलिंग से। इवन हेजलवुड का भी एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने बताया कि किस तरीके उन्होंने इनके बारे में काफ़ी बड़ी बातें की हैं, बेसिकली इनके पेस को लेकर के। जब उनसे पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा पेसर है जिसके पास पेस भी है और वो काफ़ी इंप्रेस कर रहा है आपको, तो इन्होंने सीधे सीधे कार्तिक त्यागी का नाम लिया था मयंक यादव के साथ। हालांकि मयंक यादव अभी तक मैच ही एक खेले हैं, लेकिन इस सीजन के रिलेटेबल उन्होंने कार्तिक त्यागी का नाम लिया था। तो जब एक ऐसा लेजेंडरी बॉलर ही इंप्रेस हो रखा हो तो अपने को तो होना ही पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए, और एक्चुअली पिछले 2 मैच से अच्छे दिख रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, इनका लक भी अब साथ दे रहा है। तो बॉलिंग में तो कोई प्रॉब्लम इस टीम की तरफ से है नहीं। वैभव अरोड़ा हालांकि उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग में इसको लेना है, इसको लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसमें से एक कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं मुझे कैमरन ग्रीन को लेकर के। तो ये 4 तो पक्के प्लेयर है, जिसमें से अनुकूल रॉय हालांकि बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे हमको कुछ पता नहीं, रिस्की जरूर रहेंगे, लेकिन आप इनको ट्रम्प प्लेयर के तौर पर जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बाकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगर आप आए हेड टू हेड के नंबर्स देखें तो टीम साइफर्ट तो कभी खेले नहीं है लखनऊ के खिलाफ, लेकिन रहाणे का बैटिंग एवरेज 34 है, वहीं पर रघुवंशी कुछ खास कर नहीं पाए हैं। कैमरन ग्रीन का बैटिंग एवरेज 43 इस वजह से 4 मैच में चूंकि 2 बार आउट नहीं हुए हैं, 1 विकेट भी है। बाकी रिंकू सिंह अच्छा खेले हैं। नंबर्स रोमन पावेल के थोड़े से एवरेज हैं। यहाँ से भी कुछ खास क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन ये कम से कम पक्का है कि रहाणे सेकंड बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं कैमरन ग्रीन के बाद। बाकी बॉलिंग वगैरह का तो हमने तय कर लिया है। बाकी वेन्यू के नंबर्स देखने हैं तो इस मैदान पर रघुवंशी भी अच्छा खेलते हैं, रहाणे भी बेहतरीन खेलते हैं। हालांकि बाकी बैटर्स कुछ खास नहीं कर पाते। बॉलिंग में हमको कोई क्वेश्चन फिलहाल अब तो बचा नहीं है, लेकिन एक बात तो कम से कम क्लियर होती
है कि साइफर्ट पिछले 2 मैच से नहीं चले हैं, ये एक ट्रम्प जरूर रहेंगे आज के इस मैच में। बाकी अगर आपको ट्राई करना है तो यहाँ पर रहाणे, रघुवंशी और साथ ही साथ कैमरन ग्रीन को बैटर्स के तौर पर, नारायण त्यागी और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती को बॉलर के तौर पर, ये 6 आपके पास सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे टीम में लेकर जा सकते हैं। वरना जैसे आपको मैंने कहा कि रहाणे की जहाँ पर आप रिस्क लेकर के साइफर्ट को लेकर के चले जाइए, और साथ ही साथ ये जो तीनों बॉलर हैं वो तो आपके टीम में रहेंगे ही रहेंगे। वरना रहाणे और टीम साइफर्ट दोनों को ड्रॉप करिए। कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर जैसे अनुकूल रॉय, ज़्यादा ही रिस्क होगा लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं वो रिस्क। वैसे भी इनके 4 मैच में 3 विकेट हैं मिनिमल बॉलिंग करने के बावजूद इस मैदान पर। और बाकी रिंकू सिंह है, रोमन पॉवेल भी हैं, डिफरेंशियल ऑप्शन हैं, लेकिन ये 6 बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन जैसा आपको मैंने ये भी बताया कि रहाणे की जगह पर आप बिल्कुल टीम साइफर्ट को लेकर जा सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल आपके सामने है। स्पिन खेलने को लेकर के इस टीम की जो कमजोरियां रही हैं पूरे टूर्नामेंट में दिखी है, चाहे ऑफ स्पिन हो, चाहे लेग स्पिन हो, चाहे भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो। लेकिन वहीं सामने की टीम को अगर आप गेम में लेकर के आए लखनऊ की, तो इस टीम के खिलाफ वो चीज़ यूज नहीं कर पाएगी लखनऊ की टीम, क्योंकि उनकी अगर हम देखें ना पूरी रिलायबिलिटी पेसर्स पर है। स्पिनर्स उनके पास उतने अच्छे हैं ही नहीं। दिग्विजय सिंह भी कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे। बाकी की जो बैटर्स हैं उनकी भी नंबर्स आप देख सकते हैं, जो कि स्पिन के खिलाफ स्ट्रेट अवे कमजोरी है लखनऊ के यहाँ पर कोलकाता की टीम की। लेकिन लखनऊ की बॉलिंग की वो ताकत है नहीं, इसी वजह से मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है, जो कि खत्म होगा काफ़ी हद तक इंटरेस्ट वहाँ पर जा करके जब हमको पिच के बारे में पता चल जाएगा तो हमारी टीम काफ़ी हद तक फाइनल बन जाएगी। तो जो भी पिच होगी उसके बारे में जो भी हमको पता करना है वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। अपनी फाइनल टीम भी यहीं पर दे दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कमेंट में भी लिंक है टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। बाकी वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, चलते हैं, नमस्कार।